आज एक फिर सच्ची घटना के साथ आप सभी के सामने आया हूं। जी हाँ, ये कहानी है एक बसपा नेता की। एक महिला जाती है थाने में, दिल्ली का रहने वाला एक इलाका पड़ता है वहां का बुराड़ी। बुराड़ी थाने में जाती है और थाने में जाकर के कहती है एक बसपा का नेता है जो कि हर एक महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, उत्पीड़न करता है, उसके खिलाफ एफआईआर कर दिया जाता है और नजदीकी क्षेत्र में एफआईआर होने के बाद उसको तिहाड़ जेल लेके जाया जाता है। जी हाँ, जो बसपा का नेता होता है आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, उसका नाम बताया जाता है जो कि मुनव्वर हुसैन। और मुनव्वर हुसैन जो है उसके खिलाफ एफआईआर करके उसको थाने में भेज दिया जाता है। उसके बाद उसके बीबी, उसके बच्चे लगातार उससे जेल में मिलने जाया करते थे। जब भी जाया करते थे पर पकवान लेकर के जाया करते थे, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके जाया करते थे। फिर धीरे धीरे एक रोज़ ऐसा होता है कि ना उसके बच्चे जाते हैं ना उसकी पत्नी जाती है, और वो जो बसपा का नेता होता है वो परेशान हो जाता है कि आखिर मेरे बच्चे क्यों नहीं आ रहे, मेरी बीबी क्यों नहीं आ रही, क्या हुआ, अचानक से वो गायब क्यों हो गए। फिर वो अपने दोस्त को अर्जी देता है, जो बसपा का नेता होता है उसका एक मित्र होता है, जो बिजनेस पार्टनर होता है, उससे अर्जी देता है कि मुझे निकालने के लिए, जमानत के लिए एक कागज बनाया जाए, एक पेपर बनाया जाए और मुझे जमानत चाहिए। और उसका दोस्त जो है जमानत के लिए पेपर तैयार कर देता है। उसकी जमानत होती है, तिहाड़ जेल से बाहर आता है। आने के बाद वो अपनी बीबी और बच्चों को ढूंढने लगता है, कहीं नहीं पाता है। फिर एक रोज अगले ही दिन वो अपने, उसका जो दोस्त था, दोस्त उसका घर पहुंचता है। वो दोपहर के लगभग 12 बज रहे थे और जैसे ही जाता है उस बसपा के नेता जो कि मुनव्वर हुसैन थे, जैसे ही दरवाजा खुलता है देखता है कि उसके दोस्त को, उस बसपा के नेता को गोलियों से भून दिया गया था। अब उसके मुंह से चिल्लात निकल जाती है और चिल्लाते चिल्लाते रोने लगता है। उसके बाद आसपास के पड़ोसी आते हैं और पूरे पड़ोसी जो है पुलिस को तुरंत सूचित करते हैं। पुलिस आती है, छानबीन शुरू कर देती है और छानबीन शुरू करने के बाद जो है उसे पता चलता है कि आखिर किसने मारा होगा, किसकी इससे दुश्मनी रही होगी। सीडीआर चेक किया जाता है। सीडीआर में ज़्यादातर उनके पत्नी और बच्चे का सीडीआर सबसे पहले चेक किया जाता है और उसमें लगभग जितने लोगों ने बातचीत किया जाता है सबसे जानकारी ली जाती है कि आखिर आपने लास्ट कब बात किया था, क्या बात किया था, आपसे मुलाकात हुई थी, नहीं हुई थी। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बात आती है ना, वो जो उनके बिजनेस पार्टनर थे जिनका नाम आता है कि शाहिद खान उर्फ बंटी था, उनसे ज्यादा लगातार बात हुई थी। बंटी को पुलिस गिरफ्त में ले लेती है, हिरासत में ले लेती है। उसके बाद उससे पूछताछ करने लग जाती है। बंटी जिस हिसाब से अपने बात बयान को देता है उस बात बयान सीडीआर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। फिर पुलिस सख्ती से पेश आती है, कहती है तुम सही सही बताओगे या फिर मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। और उसके बाद जो शाहिद उर्फ बंटी होता है वो तोते की तरह अपने सारे बातों को बोलने लग जाता है और वो बताता है कि जब उसका मित्र मुनव्वर हुसैन जो कि बसपा का नेता था, वो जब जेल में था तो सारे उनके पत्नी का, उनके बच्चों का खर्च जो भी था ये बयान करता रहता था और जो भी कमी बेशी रहती थी ये पूर्ति किया करता था। फिर एक रोज कहता है कि चलो तुमको मैं गांव से मेला घुमा करके लाता हूँ। उसकी दो बच्चे जो अरसी आरजू नाम था उनको लेके जाता है और उनकी पत्नी को लेके जाता है। उसके बाद उनको मेला घुमा करके घर की तरफ लौट ही रहा होता है। रास्ते में तब तक एक गोली आती है और वो गोली सीधे उस महिला को लगती है जो बसपा के नेता की पत्नी थी, जिसका नाम सोनिया था। अब उसका सोनिया नाम बदल करके इसरत रख दिया गया था क्योंकि उसने मुस्लिम से शादी कर लिया होता है। और वहीं एक काली नदी पड़ती है जो कि वर्तमान में वहां सूखी हुई थी, उस पर गोली लगती है और तुरंत वहीं उसकी तुरंत निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। फिर दूसरी गोली निकलती है जो कि उसकी दूसरी बच्ची अरसी को लगती है। तीसरी बच्ची जो है अभी जिंदा रहती है, चिल्लाने लगती है कि तुमने जब मेरी माँ को मार दिया, मेरी बड़ी बहन को मार दिया, फिर मुझे क्यों छोड़ रहे हो। फिर तीसरी गोली निकलती है जो कि आरजू को भी तार तार कर देती है और उस जो दूसरी लड़की होती है आरजू, वो भी तुरंत तत्कालीन वहां मौत हो जाती है। उसके बाद तीन लोग मिल करके उस काली नदी में गड्ढा खोदते हैं, जिनका तीनों का नाम आता है सामने, जुल्फिकार, शाहिद, फिरोज। ये तीनों मिल करके गड्ढा खोदते हैं। तीनों की लाश को वहां दफना दिया जाता है, उसमें नमक छिड़क दिया जाता है ताकि उनकी लाश जो है तुरंत खत्म हो सके, तुरंत गल सके। उसके बाद मुनव्वर परेशान हो जाते हैं वहां अपने तिहाड़ जेल में कि आखिर मेरे बच्चे क्यों नहीं आ रहे, मेरी बीबी क्यों नहीं आ रही। अपने दोस्त मित्र को बुलाते हैं, कहते हैं कि मेरी अर्जी दो जमानत की। उनका वही दोस्त जो उनका पार्टनर बिजनेस होता है और वही जो है अर्जी देता है कि हमारे दोस्त को जमानत चाहिए। जमानत पे वो आता है। 20 अप्रैल 2017 की कहानी है ये। अपने बच्चे को, अपने बीबी को ढूंढने लगता है, कहीं नहीं मिलता है। तो उसी घर में बैठ के, उसी मकान में बैठ के अपने दोस्त से राय ले रहा होता है कि आखिर मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरी बीबी कहाँ गए होंगे। तभी उसका दोस्त उसे भी मार डालता है गोली से।
और गोली से भूनने के बाद अगले कहानी शायरी यही सब धीरे धीरे सब रिलेट करते करते पता चलता है कि उसके दोस्त ने ही उसका कत्ल किया था। फिर अब जैसे ही वो चिल्लाहट शुरू होती है ना, जब पुलिस आती है तो पहले उसको फोन किया जाता है, पुलिस को बताया जाता है कि पुराना थाना संत नगर गली नंबर 4 बसपा के नेता चौधरी मुनव्वर हुसैन का कत्ल कर दिया गया है। और पुलिस आती है, ना उसका बेटा बचता है, ना उसकी बेटी बचती है, ना उसकी पत्नी बचती है। उसके दो बेटे थे मुनव्वर हुसैन के, जो बसपा का नेता था, उन दोनों बच्चों को भी ये मार दिया होता है। उसका दोस्त जो होता है चढ़ा करके बुलाता है और कहता है कि आओ तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। वो अपने नए वाले मकान पे बुलाता है जहाँ के खंडहर होता है और उन दोनों का हाथ एक कुर्सी से बांध दिया जाता है, जबरदस्ती उसके मुंह में कपड़ा ढूंढ दिया जाता है। उसके बाद उनको भी गले दबा करके मौत करके वही गड्ढा खोद करके दफना दिया जाता है, उसमें भी नमक छिड़क दिया जाता है। अब उसके बाद पुलिस की छानबीन और तेज हो जाती है। जहां जहां जिस हिसाब से उसने बात बयान दिया रहता है, उसके बयान के देने के अनुसार जहां जहां खोदा जाता है तो कंकाल मिलता है। जी हाँ, क्योंकि लाश जो होती है 3-4 वर्षों में जो है बिल्कुल गल करके राख हो जाती है, लेकिन कंकाल उसके कुछ 100 बचे रहते हैं। अब उनको निकाला जाता है। मुनव्वर हुसैन की जो बहन होती हैं, बाकायदे जो क्रियाकलाप होते हैं उनको निकाल करके वो अपने गांव लेके जाते हैं और उन्हीं कंकाल के जरिए सारी चीजें की जाती हैं जो भी उनके उसमें होता है। तो ये सब सारी घटना जो है पूछा जाता है कि आखिर तुमने कत्ल क्यों किया, तो बताते हैं कि हम दोनों बिजनेस के पार्टनर थे और इनके पास 40 बीघे जमीन थी, तो मुझे 20 बीघे मुझे चाहिए थे, 20 बीघे इन्हें चाहिए थी, लेकिन ये मुझे नहीं दे रहा था, तो इस वजह से मैंने मार दिया। ये लालच जो कहा जाता है ना कि लालच बड़ी बुरी दशा होती है। अगर मुनव्वर वो बराबरी का हिस्सा दिए होते, ना उन्हें मरना होता, ना उनके बच्चों को मरना होता, ना उनके पत्नी को मरना होता, ना उनके बेटी को मरना ना होता और ना ही इनका दोस्त जेल में जाता। आज सभी जिंदा होते। इसीलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। इस कहानी को सुनाने का केवल आपको कोई न परेशान करना उद्देश्य है, ना ही किसी चीज को उलझनों में डालना है, मात्र केवल सावधानी बरके, सुरक्षा बरके, यही आपसे कहना है। और बाकी ऐसी कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ आप सभी के सामने आते रहेंगे। ऐसी कहानियां बहुत हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगी, लेकिन ये कहानी थी 30 मई 2017 को मुनव्वर हुसैन का काम खत्म हो जाता है, वहां से बसपा नेता समाप्त हो जाता है। सावधानी बरके और किसी पे भी आग बन करके ना भरोसा करें, चाहे वो आपका पार्टनर हो, दोस्त हो, मित्र हो, किसी पे भरोसा ना करें। आप सोचिए, उन्हीं का दोस्त उनको निकलवाने वाला, उन्हीं का वही दोस्त उसकी पत्नी को ढूंढने वाला, उन्हीं का दोस्त वहां उनके साथ तक जाने वाला और उन्हीं का दोस्त उनके पूरे पत्नी, बच्चे और बेटियों को मारने वाला भी था। जिसने रचा उसने ही किया और जिसने किया उसने पूरी कहानी रच डाली। अब सोचिए, ये सारे जमीन को लेने के लिए उसने सोचा कि जब मर जाएंगे तो सारी जमीन मेरी हो जाएगी, और कितना दिमाग चलाया होगा, किस तरीके से चलाया होगा कि कहाँ कहाँ कैसे किसको मारना है।